हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन शानदार वीडियो में। वायरल मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में हूबहू ऐसे ही पेपर आएगा और क्वेश्चन 100% आएंगे। बस एक बार फटाफट इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसा मॉडल पेपर मैंने क्रिएट किया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे पेपर कोड है, ये विषय कोड है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिखाई देंगे जिसमें आपके 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा और इसका सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। 11 से लेकर 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना होगा। 19 से लेकर 24 तक जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। और 25 से 27 जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा और इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे लगभग 300 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय से। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि विशेषता है। तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो आपका उच्च विकास दर है, कृषि पर निर्भरता है, विकसित उद्योग क्षेत्र है या उच्च तकनीकी उन्नति है। इसमें सही जवाब का हो जाएगा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि प्रधान देश है तो कृषि पर निर्भरता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उत्पादन में अंतर का कारण क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रम, यही होता है अंतर का कारण, ठीक है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है वो किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। परिभाषा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला है उपभोक्ता का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है। उपभोक्ता का जो सिद्धांत है वो आपका उत्पादन सिद्धांत, खर्च सिद्धांत, बजट रेखा सिद्धांत या तात्कालिक पूंजी सिद्धांत। तो इसमें जो है आपका बजट रेखा सिद्धांत जो है ये उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आयकर, सेवा कर, उत्पाद कर या फिर कराधान। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर कराधान हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि मांग का अर्थ क्या है। तो मांग का अर्थ जो है इसमें आपका किसी वस्तु या सेवा की कीमत और उपभोक्ता द्वारा खरीदी की जो मात्रा होती है उसी को मांग कहा जाता है। तो इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, उद्योगों को ऋण देना, व्यापार को बढ़ावा देना, सरकारी आय प्राप्त करना। तो ये सब नहीं, इसमें पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी। हरित क्रांति, नीली क्रांति, सत्तू क्रांति, श्वेत क्रांति। उसमें सभी जानते हैं हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि व्यापार चक्र कौन सा चरण मंदी कहलाता है। व्यापार चक्र का कौन सा चरण मंदी कहलाता है। वृद्धि, शिखर, अवसाद, पुनः सुधार। तो इसमें अवसाद यही इसमें मंदी का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10वीं पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय आय का वह मानक क्या है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ता है। तो उसमें जो है मूल्यांकन हो जाएगा जीडीपी, जीएनआई या फिर एनडीपी हो जाएगा। तो उसमें आपका जीडीपी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद जो राष्ट्रीय के मानक को मापता है, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, मांग से आप क्या समझते हैं, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादन फलन क्या है, पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, अनच्छी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, मुद्रा क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट एक बार रिविजन कर लेते हैं विथ एग्जाम्पल के माध्यम से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ति या छोटे आर्थिक इकाई जैसे एक बाजार, एक फर्म आदि का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे एक व्यक्ति की मांग हो गई, एक फर्म का लाभ हो गया, वस्तु की कीमत हो गई, ये सब जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषा ले दें, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मांग से आप क्या समझते हैं, डिमांड किसे कहते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में अभी देखें, जैसे यहाँ पे देखिए मांग वह मात्रा है जिससे उपभोक्ता
उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसे मांग कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि यदि पिज्जा की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और 500 लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो यही मांग कहलाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग क्या होती है, घट सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। तो पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है। एक साथ उपयोग करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे एग्जाम्पल में समझिए। जैसे चाय और चीनी है, चीनी नहीं रहेगी तो चाय नहीं बन पाएगा। यहाँ पे कार और पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अस्की और बर्न है। जब एक वस्तु का मूल्य घटता है तो दूसरी वस्तु भी मांग भी बढ़ सकती है या प्रभावित होती है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट है उत्पादन फलन क्या है। तो उत्पादन फलन में लिखेंगे, उत्पादन फलन यह बताता है कि कितने साधनों जैसे कि श्रम, पूंजी, ये सब उत्पादन के जो साधन है, कितने श्रम का उपयोग करके कितनी वस्तुएं या सेवाएं जो उत्पादित की जा सकती है। उत्पादन फलन का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उन साधनों को मिलाकर कितना उत्पादन किया जा रहा है, वही उत्पादन फलन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर एक कार फैक्ट्री है, मान लेते हैं उसमें 10 श्रमिक जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 50 कारें बना लेते हैं, तो उत्पादन फलन यही दिखाता है कि इन श्रमिकों की मदद से कितनी कारें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण रोजगार में आप लिखेंगे, पूर्ण रोजगार मतलब कि पूरा रोजगार मिल रहा है। नहीं, पूर्ण रोजगार का मतलब है कि सभी लोगों को काम करने की जो है, सभी लोग काम करने के इच्छुक हैं और उन्हें काम मिल रहा है, तो उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक छोटे शहर में हर व्यक्ति को जो काम करना चाहता हो उसे रोजगार मिल रहा हो। यही बेरोजगारी दूर बहुत जो है दर बहुत कम होती है। लेकिन कुछ लोग अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं पा रहे होते हैं। तो जैसे मान लो कोई उनकी योग्यता है, कोई बीटेक वगैरह कर लिया या फिर कोई पीएचडी कर लिया, उनको काम ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो पूर्ण रोजगार दर्शाता हमें ये है कि मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 90 लोग मान लो योग्यता रखते हैं काम करने के लिए, तो अगर 90 लोगों को रोजगार मिल जाता है तो इसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। आगे दोस्तों यहाँ बात करते हैं सरकारी बजट क्या है। तो सरकारी बजट से क्या अभिप्राय, इसके बारे में लिखेंगे। सरकारी बजट एक योजना है जिसमें सरकार की आय और व्यय का अनुमान होता है। यानी सिंपल सी बात है, सरकार के पास आय कहाँ से आता है और सरकार कहाँ पे व्यय यानी खर्च करती है, इसका जो लेखा जोखा होता है उसी को सरकारी बजट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यदि सरकार ने अपनी आय के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए जो है एकत्रित किए हैं और 50,000 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की योजना बनाई है, तो उसका जो है यही बजट सरकारी बजट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या अभिप्राय है। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसमें लिखेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने की इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यदि किसी क्षेत्र में मंदी के कारण एक व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन काम की कमी के कारण उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। मंदी का मतलब घाटा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मुद्रा क्या है। तो मुद्रा के बारे में आप लिखेंगे, मुद्रा एक साधन है जिसका वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो मुद्रा अगर नहीं होगा तो हमें साधन वगैरह नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें से रुपए, डॉलर, डिजिटल पैसा, आज की डेट में यूपीआई, क्रेडिट कार्ड आदि सभी मुद्रा के ऐसे काम करते हैं जिससे हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। ठीक है, सिंपल दोस्तों है। आगे बात करते हैं, इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी का सिंपल आइए उत्तर समझने का प्रयास करते हैं, कैसे अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे उत्तर पे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मांग को निर्धारित करने के जो तत्व हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो देखिए मांग कैसे निर्धारित होता है, उसके कौन कौन से तत्व हैं, यानी उसकी कौन कौन सी मूल्य विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ बताना है। तो मांग के निर्धारित तत्व वे कारक होते हैं जो मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। यानी मांग कैसे प्रभावित होता है, वो कौन कौन से तत्व हैं उसको आपको बताना है। देखिए पहला पॉइंट इसमें मूल्य है। मूल्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल्य के द्वारा मांग प्रभावित होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कैसे आप लिखेंगे।
लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है, यही मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। आगे यहाँ पे उपभोक्ता की अगर आय की बात करें, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है अधिक वस्तुओं और सेवाएं खरीदने के लिए जो है सक्षम हो जाता है, जिससे मांग भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये के अकॉर्डिंग ही आपकी डिमांड होगी, आपकी मांग होगी। लेकिन कोई मान लीजिए 10,000 कमा रहा है तो 10,000 के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होगी। ठीक है, कोई 1,00,000 कमा रहा होगा तो 1,00,000 के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होगी। तो कहने का मतलब कि उपभोक्ता के जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, आगे इसमें अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि उपभोक्ता की जो पसंद है और प्राथमिकता वो भी कहीं की मांग को प्रभावित करती है। आपको मान लीजिए कुछ और पसंद है, दुकानदार कुछ और दिखा रहा है, तो आप उसकी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि आपको चीज़ पसंद होनी चाहिए। तो यदि उपभोक्ता एक खास जो है उत्पाद के प्रति रुझान बढ़ता है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उससे लेना चाहेंगे। ठीक है, यही मांग का प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। आगे है वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो इसमें आप लिखेंगे कि यदि वस्तु का एक अच्छा और सस्ता विकल्प मौजूद हो तो उस वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे एक ब्रांडेड कंपनी हो, जैसे एक ब्रांडेड सामान होता है, एक लोकल सामान होता है, सेम टू सेम वैसे ही दिखता है लोकल सामान भी ब्रांडेड सामान की तरह। तो लोग ब्रांडेड जो है ना लेकर लोकल ही अपना काम चला लेते हैं। नाम लगता है कि भैया जो है हम ये ब्रांडेड लिए, जैसे आईफोन का कवर लगा लेते हैं तो लगता है कि भाई आईफोन चला रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ब्रांडेड कंपनी का जो है लोकल सामान लोग खरीद लेते हैं, तो ब्रांडेड कंपनी की डिमांड जो है कम हो जाती है। आगे है मौसम और मौसम का प्रभाव। मौसम और मौसम का प्रभाव का मतलब ये कि मौसम भी मांग को प्रभावित करता है। जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, नहीं पीता है, इसका डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप मौसम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन 20 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार संरचना है जहां कई विक्रेता और खरीदार होते हैं और सभी को समान जानकारी होती है। इसमें कोई भी कंपनी अपनी जो है कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है। ये तो होगी छोटी सी परिभाषा। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता है तो एक लाइन में आप समझ लीजिए। यहाँ पे कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, जो आपने परिभाषा लिखा है वहीं से आपकी विशेषता भी बन जाएगी। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा कि कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, एक समान वस्तु यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, स्वतंत्र प्रवेश और निकासी होती है, मतलब आप स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। आओ सनम जाओ सनम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे पूर्ण जानकारी होती है, चाहे वो क्रेता हो या विक्रेता हो, दोनों को पूर्ण जानकारी होती है। लाभ नहीं हो पाना, इसमें ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा और यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि केंद्रीय बैंक के कार्य बताइए। तब भी आंसर ये हुआ कि केंद्रीय बैंक को, रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारतीय वित्त प्रणाली का प्रमुख अंग माना जाता है और इसके जो प्रमुख कार्य है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है मुद्रा नीति निर्धारण करना। मुद्रा नीति निर्धारण करने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, यानी भारत में जो है मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए, ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंकों का नियमन। वाणिज्य बैंक में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन सब बैंकों को जो है देखरेख करने का काम, निगरानी काम जो है ये कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद वित्तीय प्रणाली स्थिरता। वित्त प्रणाली स्थिरता में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरबीआई भारतीय वित्त प्रणाली के जो है स्थिरता बनाए रखता है। ठीक है, अगला है मुद्रा प्रचलन। मुद्रा जो प्रचलन है इसमें लिखेंगे कि भारतीय जो रुपया है उसको जारी करता है और उसका प्रचलन जो है सुनिश्चित करता है कि मार्केट में 2,000 का नोट चलेगा कि 500 का चलेगा, 1,000 का चलेगा कि ये 200 को चलेगा। तो आरबीआई के द्वारा जो है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि विनिमय दर में प्रबंधन। विनिमय दर में प्रबंधन का मतलब ये है कि आरबीआई भारतीय रुपया और अन्य विदेशी मुद्रों के बीच में विनिमय दरों को नियंत्रित करता है। यानी मान लो कोई विदेश में जाता है तो वहाँ पे उसको भारतीय रुपया जो है नहीं वहाँ पे चलता है, तो वहाँ विदेशी रुपया चलेगा, तो कैसे कन्वर्ट होगा, इन सब का जो देखरेख प्रबंधन जो होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मांग की पूर्ति की प्रमुख आयोग। आयोग बताना है, आयोग का मतलब तत्व बताना, या सिंपल भाषा में कहें इसकी विशेषता आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आयोग पूछे
पूछे या तत्व पूछे, विशेषता पूछे, बात एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम मांग की पूर्ति के बारे में लिखेंगे कि मांग की पूर्ति के वे कारक होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। यानी जो मांग का पूर्ति होता है वो वस्तु और सेवा की जो उपलब्धता होती है सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और कैसे, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे पहला है उत्पादन। वस्तु या सेवा तैयार करने के लिए उत्पादन जो है करना आवश्यक होता है, बिना उत्पादन के सप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लो मार्केट में जो है 1000 जो है जूतों की जो है डिमांड है, ठीक है, ब्रांडेड कंपनी के 1000 जूतों की डिमांड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक उत्पादन नहीं हो पाएगा तब तक सप्लाई भी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये कि पहले क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है वितरण। अगर उत्पादन हो चुका है तो वितरण भी होगा, यानी उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए एक उचित वितरण प्लानिंग होना चाहिए। मान लो कंपनी में कोई सामान बन गया, मान लेते हैं, अब कंपनी में सामान बन गया तो मार्केट तक पहुँचेगा, ठीक है, मार्केट तक पहुँचेगा, फिर इसके बाद उपभोक्ता तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे मेन कौन है, उपभोक्ता है। तो जब तक उपभोक्ता तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसका वितरण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे कृषि उद्योग या सेवा क्षेत्र। तो कृषि उद्योग या सेवा क्षेत्र में इसमें है इन क्षेत्रों से उत्पादों की आपूर्ति जो है वो की जाती है और मांग को जो है पूरा किया जाता है कृषि और सेवा क्षेत्र से। इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों अगला है प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो डायरेक्ट व्यक्ति पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन में सीधे तौर पर सरकार जो है कर लेता है, उसे जो है प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर है, संपत्ति कर है। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए, ठीक है। जब आपकी सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए तो उसमें से कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष रूप से देना पड़ता है टैक्स, ठीक है। अब इसके जो है प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे लाभ देख पाएंगे। आर्थिक समानता बनी रहती है, यानी उच्च आय वाले लोग से ज़्यादा कर वसूला जाता है, जिससे समाज में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अगर मान लीजिए कि गरीब से वही टैक्स लिया जाए, अमीर से भी वही टैक्स लिया जाए तो कोई अंतर ही नहीं होगा, गरीब बेचारा और गरीब हो जाएगा। इसलिए जो अमीर है उससे और टैक्स लिया जाता है ताकि जो है समानता बनी रहे, ठीक है। अगला है राजस्व की स्थिर स्रोत। राजस्व की स्थिर स्रोत का मतलब यह है कि पूरा फिक्स रहता है, सरकार के लिए स्थिर रहता है और सुनिश्चित राजस्व जो है स्रोत वहां से मिलता रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है समाज में न्याय। समाज में न्याय मतलब ये है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली समाज में न्याय सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह आय के अनुसार कार्य जो है कर लगाया जाता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील लागत के विषय में जो है इसका विवरण दीजिए। तो परिवर्तनशील लागत आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, इसके बारे में लिखेंगे परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती है। यानी उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है, इसलिए परिवर्तनशील लागत इसे कहा गया है। जैसे से उत्पादन बढ़ता है परिवर्तनशील लागत भी क्या होती है, बढ़ती है, और जब उत्पादन घटता है तो ये क्या होती है, घट जाती है, सिंपल, ठीक है। आगे इसके बारे में लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल में यहाँ पे अगर किसी कार की फैक्ट्री में अधिक कारों का उत्पादन जो है होता है तो कच्चे माल जैसे स्टील लागत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। श्रम लागत की अगर बात करें तो यहाँ पे यदि किसी भी कंपनी में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाती है वो कंपनी, तो उससे अधिक श्रम की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब श्रम की जो लागत हो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 6 में से 3 आपको करना होगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, टोटल आपको यहाँ पे 30 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। यहाँ पे कम से कम आपको उसको जो है 3 पेज में या तो डायग्राम वगैरह है, न्यूमेरिकल वगैरह है, तो 2 पेज में आपको आंसर को लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। इस प्रकार का जो है इस प्रश्न में मांग और पूर्ति की अवधारणा, इनकी जो है निर्धारण करने का कारक और इन दोनों के बीच में संबंध को समझाने के लिए पूछा जा सकता है। उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इतना ही है, यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने इतना सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके यहाँ पे नीचे वाला दिया रहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। इस प्रश्न में आपको सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देना है और फिर उनके क्षेत्र, उनके अध्ययन के अंतर को समझाना होगा, तब जाके पूरा एक कंप्लीट आपका
आपका होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर कि ये पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता जो है और मोनोपोली के बीच अंतर बताइए और इनके गुणों की तुलना कीजिए। तो इस प्रश्न में आप दोनों की बाजार की संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद इनके गुणों की तुलना करेंगे, तब जाके पूरा कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है यहाँ पे उत्पादन फलन के बारे में। ठीक है, तो उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए और कैसे निर्धारण होता है इसको उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, उत्पादन फलन की परिभाषा देनी है और इस प्रकार से जो है लघु दीर्घकालिक में आपको उनकी कार्यप्रणाली को समझाना होगा, तब जाके पूरा आंसर कंप्लीट होगा। सरकारी बजट की बात करें यहाँ पे, तो सरकारी बजट में सरकारी बजट की अवधारणा क्या है और इसके उद्देश्य की विस्तृत चर्चा कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वो सरकारी बजट के विभिन्न पहलुओं को आपको बताना होगा, जैसे उसमें आय क्या है, व्यय क्या है, घाटा क्या है, इसको बताना होगा और फिर सरकार के बजट का उद्देश्य पे चर्चा करनी होगी, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर अथवा करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मुद्रा और मुद्रा नीति के बारे में समझाइए और रिजर्व बैंक की मौद्रिक जो नीति है उस पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न में आपको मुद्रा की परिभाषा देनी है, मुद्रा की नीति बतानी है, रिजर्व बैंक द्वारा उससे जो है नीति करने का उद्देश्य क्या है, तब जाके पूरा टोटल आंसर कंप्लीट होगा, तब जाके 10 नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। एक बार फटाफट इसको देख लेंगे, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पेपर में आपके आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।